नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो चलने को तो एक पाँव पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पाँव साथ दे तो और बात है। साथ देने को तो पूरी धरा साथ है, मगर तुम साथ हो तो और बात है ना। देखिए, तो पिछली क्लास में 102 धाराओं को हमने कवर किया था और अगली धारा है 103, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे वह किस प्रकार नगरपालिका द्वारा किए जाएंगे। नगरपालिका के भीतर चलाए जाने वाले जो यानों पर कर है वो, और लंगर नौका, रोशनी कर, ठीक है, सभाओं पर कर, और तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर कर, और विज्ञापन, होर्डिंग और अड़िन कर, और गैर आवासीय भवन में पार्किंग, ठीक है, स्टाफ शुल्क, और यानी आधे प्रतिशत से अधिक ना हो स्टाफ शुल्क की अगर बात करें तो अन्य टैक्स भी लगते हैं। देखिए, ये है ना विज्ञापन, होर्डिंग, जो हम बाज़ार में देखते हैं ना, बड़े बड़े नेशनल हाईवे होते हैं, उन पर जो पोस्टर लगे होते हैं, इनका है ना जो कर लगता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, है ना। ये विज्ञापन होर्डिंग वाला है ना, जो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, तो इन पर है जो कि नगर पालिका टैक्स लेती है, उनका भी कर लगता है, यानी पैसा लगता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अन्य कर थे। और दूसरा है एक धारा 104 है उपयोक्ता प्रभार और उद्घृत करने की जो शक्ति है, यानी जल निकास और जल वहन की व्यवस्था, और ठोस अपशिष्ट प्रबंध, और यान पार्किंग और परिवर्तन, और मलबा ढेर, और कोई अन्य नागरिक सेवा, ठीक है। अगली धारा की अगर हम बात करें तो वो है 105। देखिए, 103 और 104 हो चुकी है जी, बिल्कुल। अब अगली धारा है 105, जिसके अंतर्गत फीसें और जुर्माने उद्घृत करने की जो शक्ति है, यानी भवन योजना की मंजूरी, ठीक है, जो फीसें और जुर्माने उद्घृत करने की नगरपालिका की शक्ति है। भवन योजना की मंजूरी दे सकती है, और गैर आवासीय उपयोग के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति और व्यावसायिकों के विभिन्न प्रवर्गों और प्लम्बर और अन्य सर्वेक्षणकर्ता, और विज्ञापन के लिए उपयोग में किए जाने वाले जो स्थान है, या फिर निजी बाज़ारों, या फिर वेधशालाओं है, ठीक है, वेधशालाओं, अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, कारखानों, भंडारघरों, गोदाम, होटल, ठीक है, भोजनालयों, बसों, और जो सिनेमाघरों पर है जो कि विज्ञापन के लिए जो आयोग लगाए जाते हैं वो नगरपालिका के अंतर्गत आते हैं। और है जो कि पशुओं पर, ठीक है, और छकड़ों या गाड़ियों पर, और अन्य क्रियाकलापों जिन्हें इस गाड़ियों नहीं है, ये चीज़ है जो कि आप कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर ये है ना, ये चीज़ नहीं है आपकी। देखिए, ये चीज़ नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चलो, अब हम बात करते हैं नगरपालिका की। तो इसमें हम देखेंगे अन्य क्रियाकलापों जिन्हें इन अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी लाइसेंस की ज़रूरत हो, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सभी है जो कि नगरपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगली धारा है 106। देखिए, मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि धारा 140 तक है, ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 9 क्लासों के अंतर्गत बी पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। तो आप है जो कि एक बार क्लासों को देख लें, फिर नोट्स बना लें अच्छे तरीके से, ठीक है। विकास प्रभार और उद्घृत करने की शक्ति, यानी एक नगरपालिका निम्नलिखित विकास प्रभार उद्घृत करेगी। कौन कौन से? जैसे 14 मीटर से अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन, ठीक है, और गैर आवासीय और क्षेत्र विकास हेतु नगर विकास प्रभार में उद्घृत होगी। नगरपालिका विकास प्रभार का पृथक लेखा भी रखेगी, ठीक है। अगली धारा 107 है, जिसके अंतर्गत करारोपण से छूट है, यानी धारा 102, 103 के कर निम्नलिखित को छूट है। यानी मैंने बताया था ना, इसमें धारा 102 और 3 में यानी भूमि है, यान है, भवन केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार की भूमि, भवन
यानी 26 जनवरी 1950 तक अगर देय था तो है जो कि करारोपण लगाया जाएगा। राज्य सरकार की कोई भी संपत्ति अगर लोक प्रयोजन उपयोग हेतु है जो कि काम में ली जाती है तो वह कर छूट होगी और पूजा स्थलों पर छूट रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण विशेष आदेश द्वारा छूट यानी मंजूरी देगी। अगली धारा 108 है जिसके अंतर्गत कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नगर पालिका साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा कर या फिर करों का चयन करेगी। अगर छूट का प्रावधान है तो छूट भी देगी। ठीक है, और दर यानी कर या फिर रेट का निर्धारण करेगी। ये यह एक ही चीज़ है ना, ये आप कंफ्यूज मत होना। दर कहो या रेट कहो या कर कहो, वो नगर पालिका जो लेती है वो एक ही चीज़ है, तीनों एक ही शब्द होते हैं। ठीक है, अगली हम बात करें कि भवनों का भूमियों या दोनों पर रेट के मामले में प्रत्येक वर्ग के लिए मूल्यांकन का वह आधार जिस पर रेट अधिरोपित की जानी है। यानी जब ऐसा संकल्प पारित कर दिया गया हो तब नगर पालिका इस प्रकार तैयार किए गए प्रारूप नियमों को प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एक नोटिस के साथ है जो कि प्रकाशित करेगी, और इसके अलावा वह प्रकाशित नहीं करेगी, उन्हें नोटिस तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगली धारा 109 जिसके अंतर्गत कर का अधिरोपण है। यानी धारा 108 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात नगर पालिका नियत तारीख से कर या फिर टैक्स का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी। ठीक है, अगली धारा 110 है जिसके अंतर्गत करों में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है। यानी हम बात करें धारा 103 के अधीन अधिरोपित कर को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया वहाँ तक हो सके वही प्रक्रिया होगी जो उसमें अधिरोपित करने के लिए धारा 108 और 109 द्वारा विहित है। तो 110 धारा है जो कि परिवर्तन करने की कुछ प्रक्रिया इसमें दी हुई है, कुछ नहीं है वैसे हमने देख लिया ना 103 और 108 और 9 के अंतर्गत जो होती है। ठीक है, अगली धारा 111 है कर को स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुचार करने की सरकार की जो शक्ति है वो कौन कौन सी है। यानी अगर बात करें अगर हम राज्य सरकार को शिकायत किए जाने पर या फिर अन्यथा ऐसा प्रतीत हो कि धारा 102 103 के अधीन नगर पालिका द्वारा कोई भी कर का भार अधिसूचित करे तो जो कि स्थगित करने का आदेश भी दे सकती है। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात करते हैं धारा 112 की जिसके अंतर्गत कर को स्थगित कर या समाप्त करने की नगर पालिका की कौन कौन सी शक्ति है। यानी बात करें राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए नगर पालिका किसी कर को स्थगित या समाप्त कर सकेगी। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि बात करें राज्य सरकार की तो उन आदेशों के अधीन रहते हुए भी नगर पालिका किसी भी कर को स्थगित कर सकती है। अगली धारा 113 है जिसके अंतर्गत कर का निर्धारण और कर निर्धारित करने की नियुक्ति है। यानी नगर पालिका कर निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति कर सकेगी। कर निर्धारकों को राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा कोई अन्य कार्य समुदेशित किया जा सकेगा। और कतिपय जानकारियाँ देना धारा 114 के अंतर्गत आता है कि कतिपय जानकारियाँ देना और उन्हें जो कि देने में जो विफल रहने का परिणाम होता है वो किस प्रकार होता है। यानी निर्धारित कालावधि में भूमि है या भवन है या फिर स्वामित्व कर प्रारूप में विवरणी देने या फिर ऐसी जानकारी को उस व्यक्ति का अवधारण करने के लिए जो अपेक्षित हो वही होगा। ठीक है, अगली धारा 115 है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने को बाध्यता कौन कौन सी है। यानी जब कोई भवन निर्मित परिवर्तित किया जाए तब उसका स्वामी ऐसे निर्माण या स्वामित्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे निर्माण पुनर्निर्माण के रूप में होने की तारीख से भवन का अधिभोग की तारीख से जो भी पहले 1 मास के भीतर नगर पालिका को उसकी सूचना देगा, और अगर सूचना नहीं दिया तो जुर्माना है 500 रुपये और भवन पर टैक्स का 10 गुना होगा, यानी 3 माह की कालावधि भी होगी। ठीक है, अगली धारा 116 है जिसके अंतर्गत है जो कि भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः
मूलतदायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देना। अर्थात जब कोई भी भवन भूमियों पर कर के संदाय के लिए अंतकरण किया जाए तो इसकी सूचना नगरपालिका को देनी चाहिए। यानी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में भी वह व्यक्ति जिसको वारिस के रूप में, या फिर बात करें अन्यथा है जो कि मृत व्यक्ति को हक का अंतकरण हो तो नगरपालिका को ऐसे अंतकरण की सूचना देगा। अगली धारा 117 है जिसके अंतर्गत है जो कि सूचना का प्रारूप, यानी दी जाने वाली सूचना या तो द्वितीय अनुसूची या यथास्थिति तृतीय अनुसूची की प्रारूप में होगी। और धारा 118 है कि अंतरिति के नाम का नगरपालिका रजिस्टरों में प्रतिस्थापना किया जाना, यानी नगरपालिका उक्त सूचना को नगरपालिका रजिस्टर में उस व्यक्ति के स्थान पर जो मूलतदायी है यानी अंतरिति के नाम पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अगली धारा 119 है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय में दायित्व बना रहेगा। ठीक है, यानी भवन या भूमि या फिर अंतकरण का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक उसकी सूचना ना दी जाए। ठीक है। अगली धारा है 120 जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कर मूलतः, जिससे ये किससे उद्ग्रणीय है, जो कर लिया जाता है वो। ठीक है, यानी वास्तविक अधिभोगी से। ठीक है, संपत्ति पट्टे पर है तो पट्टाकर्ता से लिया जाएगा, और उक्त पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से लिया जाएगा, और अगर पट्टे पर न दी गई हो तो उस व्यक्ति से जिसमें पट्टे पर देने का अधिकार नहीं तो उससे भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। ठीक है, देखिए अगली हम बात करें तो धारा 120 तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, 120 तक। अगली धारा है 121 जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 121 के अंतर्गत कि 121 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कराधान से संबंधित कौन कौन सी अपीलें हैं। यानी अपील कलेक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारियों को जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाए तो की जा सकेगी। और धारा 122 है परिसीमा और दावा कर का पूर्व निक्षेप किया जाएगा, यानी ऐसी मांग आदेश सूचना के 3 दिवस के भीतर किया जाएगा, और अन्य कर के मामलों में परिवर्तन के 3 दिवस के भीतर किया जाएगा, और आवेदन दावा कर नगरपालिका कार्यालय में जमा होगा। ठीक है, अगली धारा है 123 इसके अंतर्गत खर्चे आते हैं। ये देखिए मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि धारा की अगर हम बात करें तो जो कि धारा की अगर बात करें तो 102 से 140 तक सिंपल है, इसमें है कुछ नहीं, कर है वो सिंपल सी चीज़ें आती है। ठीक है, एक बार पढ़ना है कि हाँ भाई कौन सी कर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है वो। ठीक है, कौन कौन सी कर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, बस यही पढ़ना है हमें। ठीक है, प्रत्येक अपील में खर्चे दिलाना अपील विनिश्चय करने वाले अधिकारियों के विवेकाधीन होगा, और नगरपालिका उक्त खर्चा 30 दिवस की अवधि के भीतर करेगा। ठीक है, अगली धारा 124 है जिसके अंतर्गत कराधान के मामलों में सिविल या दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन है। अर्थात यहाँ देखो अब आपको कि आप कुछ समझा नहीं रहे हो, सीधे जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना ऐसे पढ़ रहे हो। देखिए ऐसा नहीं पढ़ा मैंने, यहाँ पर सिंपल भाषा में या ये चीज़ है। धारा 124 क्या है इसमें? ठीक है, यह है कराधान के मामलों में सिविल दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता, तो फिर मैंने अर्थात सिंपल भाषा में ही लिखा है इसलिए बढ़ा रहा हूँ। अर्थात कराधान संबंधित मामलों में अपील, ठीक है, प्राधिकारियों का आदेश अंतिम होगा और इसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब इसमें आपको समझाने की क्या ज़रूरत है, बस सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आप एक बार पढ़ लो, एक बार क्लास देख लो, एक बार अपने हाथ से नोट्स बना लो, 2 बार क्लास देख लो हो सके तो, और एक बार देखने से याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बस याद करने। अब देखिए इसमें समझाने वाली कुछ है ही नहीं, चीज़ें पढ़ने वाली है, थोड़ा बहुत रट्टा भी मारना पड़ेगा इस धाराओं का ना। हाँ चलो, अगली धारा 125 है जिसके अंतर्गत व्यथावर्ती आती है, जिसके अंतर्गत है जो कि कोई भी कर निर्धारित सूची या अन्य सूची नोटिस बिल
या फिर ऐसा ही अन्य दस्तावेज में कोई अगर त्रुटि होती है तो ये किसी कर प्रभार की किराए या फिर भुगतान का आधार नहीं है और करों का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। ठीक है। अगली धारा है 126, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि दायित्व प्रकट करने की जो बाह्यता है, यानी नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर निर्धारित या फिर नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी है जो कि निम्नलिखित अभी निश्चय करने के लिए जो आवश्यक है, यानी ऐसा निवासी जो टैक्स के लिए दायी है, उत्तरदायी है। ठीक है। और रकम जिस पर उसका निर्धारण है, स्वामी का नाम, पता, अगर ऐसे जानकारी हो तो 1000 रुपये तक जुर्माना भी लगेगा। ये चीज़ भी नोट कर लेना भैया, नगर पालिका का बहुत लफड़ा भारी होता है ना। चलो अगली धारा है 127, जिसके अंतर्गत करों को वसूल करने का दायित्व है, यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करों को वसूल करने के लिए उत्तरदायी होगा। और धारा 128 है जो कि कर बिल प्रस्तुत किया जाना, यानी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अगर भूमि भवन किराया दे तब नगरपालिका यथासंभव शीघ्र ही उसके रूप में है जो कि उसके संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को बकाया के रूप में है जो कि दावा कर्त राशि का बिल प्रस्तुत करवाएगी। और 129 कहती है, धारा 129 है जो कि बिल की वस्तु है, यानी प्रत्येक बिल में कालावधि भी होती है ना, तो वो बात हो रही है यहाँ की संपत्ति और उपजीविका परिस्थिति वस्तु आदि के संबंध में जो राशि के उपबंधों में जो संदाय के व्यक्तिक्रम में उपगत होने वाले जो दायित्व है अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम से अपील की जाएगी। ठीक है। और धारा 130 है मांग का नोटिस, यानी अगर राशि का संदाय नहीं किया गया हो तो बिल प्रस्तुत किए जाने के 15 दिवस के भीतर नगर पालिका कार्यालय में कोई भी प्राधिकृत अधिकारी को भुगतान नहीं किया हुआ हो तो चौथी अनुसूची के प्रारूप में मांग नोटिस तालमेल मांग नोटिस भी होगा। ठीक है। चलो अगली धारा 131 है, जिसके अंतर्गत किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा। ये चीज़ें भी तो देखनी होगी ना, कौन कौन सी चीज़ों में वारंट जारी करेगा, क्योंकि हमसे टैक्स ले देगा फिर उसका वारंट भी होगा ना, तो वो चीज़ें, यानी अगर किसी व्यक्ति ने नोटिस तामील नहीं या तारीख कर लेना है, नोटिस तारीख के 15 दिन के भीतर न तो भुगतान किया जाएगा और न संतोषप्रद कारण ही अपील की हो तो 5वीं अनुसूची के प्रारूप में वारंट जारी है। ये चीज़ नोट कर लेना है। और 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात जारी नहीं होगा और वारंट का मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और दूसरी नगरपालिका के संबंध की अगर हम बात करें तो तहसीलदार को संशोधन करना पड़ेगा। अगली धारा 132 है, जिसके अंतर्गत वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश, यानी किसी भी अधिकारी को जिसको प्राधिकृत किया गया हो सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच किसी भी समय में किसी भवन के भीतर खिड़की तोड़कर प्रवेश करना, ठीक है, विधि पूर्वक होगा। परंतु ऐसा कोई स्थान जहाँ महिलाएं रहती है वहाँ पर 3 घंटे पूर्व नोटिस देना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर खिड़की तोड़ कर जाएंगे तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाएगी ना, है ना। तो अगर महिला हो तो पहले नोटिस भी देना ज़रूरी है। ठीक है। अगली धारा 133 है वारंट को निष्पादित करने की रीति, यानी कौन कौन सी रीति है, निम्नलिखित संपत्ति कुर्की नहीं की जाएगी, यानी व्यक्ति कर्मी उसकी पत्नी और उनके बच्चों के पहनने के लिए आवश्यक वस्त्र और बिस्तर, भोजन पकाने के बर्तन और शिल्पियों के औजार। जब व्यक्ति कर्मी कृषक हो तब उसके खेती के उपकरण, बीज और ऐसे पशु जो उसको जीविका उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और जंगम संपत्ति की कुर्की अवैधिक नहीं होगी और अधिकारों जंगम संपत्ति कुर्क करने पर तुरंत उसकी सूची बनाएगा और उससे संपत्ति हटाने के पूर्व कुर्क करने के समय उस पर है जो कि कब्जा रखने वाले व्यक्ति को 6ठी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस देगा। या कुर्क का मतलब क्या आप समझे, कुर्क का मतलब होगा जब्त करना। ठीक है। किसी की संपत्ति जैसे वो हड़पता तो नहीं है, हालांकि जो जब्त करता है वो कुर्क।
और धारा 134 से कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में किस प्रकार विकल्प होता है, यानी जब वसूल की जाने वाली रकम को मिलाकर उसे अभिरक्षा में रखे जाने का वे उसके मूल्य के अधिक हो जाने की संभावना हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में संपत्ति कुर्की के समय की थी इस आशय का नोटिस देगा, तुरंत ही नोटिस देगा और उसका विक्रय किया जाएगा। तो तदनुसार जबकि वारंट में बताई गई रकम का संदाय तुरंत न किया जाए तो उस रकम के बराबर प्रतिभूति न दी जाए तो उसका विक्रय भी कर देगा। ठीक है, अगली धारा है 135, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नगरपालिका के बाहर की तुर्की का विक्रय किस प्रकार होता है। यानी जहाँ वारंट का निष्पादन नगरपालिका के बाहर किया जाना हो वहाँ वारंट जारी करने वाला प्राधिकारी पृष्ठांकन द्वारा उस व्यक्ति को जिसे वारंट संबोधित किया गया हो और कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय का निर्देश दे सकेगा और ऐसे मामलों में ऐसे अधिकारी के लिए संपत्ति का विक्रय करना और विक्रय संबंधी समस्त अनुसूची का कार्य करना विधिपूर्ण होगा। धारा 136 से उन व्यक्तियों के विरुद्ध संपत्ति कार्यवाही की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने वाले भी हो। यदि नगरपालिका के पास किसी भी समय ये विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र से अपने आप को हटाने वाला है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी सौदे राशि या सौदे होने वाली राशि के बिल प्रस्तुत करेगा और उसके तुरंत संदाय मांग भी कर सकेगा। ठीक है, और उक्त व्यक्ति सौदे राशि या सौदे होने वाली राशि का तुरंत संदाय न करे ऐसी रकम जिससे इसके पूर्व विभिन्न रीति के व्यक्ति कर्मी को जंगम स्थावर या संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्ग्रहण हो। और धारा 137 कहती है कि व्यावर्तिया यानी बिल मांगने की नोटिस वारंट सूची या तत्संबंधी है जो कि अन्य कार्यवाही में हुए किसी गलती या त्रुटि के प्रारूप के अभाव के कारण इस अधिनियम के अधीन की गई कुर्की या विक्रय विधि के विरुद्ध समझा जाएगा और न ही ऐसा करने वाला व्यक्ति अत्याचारी समझा जाएगा। और धारा 138 से समस्त समुदायों की रसीद का दिया जाना यानी इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मुद्दे संदत सभी राशियों के लिए उस व्यक्ति द्वारा जो ऐसी रकम प्राप्त करता हो उस रसीद निवेदित की जाएगी और जिसमें उस रकम और उस कर का जिसके वह संदत की गई हो उनका भी उल्लेख होगा। और धारा 139 है वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुर्की और विक्रय द्वारा कार्रवाई करने के बजाय उसके द्वारा मांग की गई पूर्ण अंशतः वसूली करने में विफल रहने की दिशा में उसका संदाय करने के लिए है जो कि विरुद्ध अधिकारिता रखने वाला किसी समक्ष न्यायालय में वाद ले सकेगा। और धारा 140 करों के लिए भूमि भवन आदि का दायित्व जिसके अंतर्गत है जो कि भूमियों या भवनों या दोनों पर अधिरोपित किसी कर के मुद्दे या फिर समस्त राशियों या फिर राज्य सरकार के सौदे भू राजस्व यदि कोई भी संदाय अधीन रहते हुए ऐसी भवनों में भूमि पर जिसके संबंध में ऐसा वो उद्ग्रहण है तो ये है जो कि अपनी नगरपालिका अधिनियम हमने पढ़ा था और इसके अंतर्गत है जो कि हमने धारा 1 से 140 तक कंप्लीट कर लिया है। यानी हम बात करें कि आपका है जो कि बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने वादा किया था वो पूरा कर दिया है जो कि 9 क्लासों के अंतर्गत आपका बी पार्ट कंप्लीट है। अब पढ़ना आपके हाथ में है, रोज़ 2 बार क्लासों को देखें, नोट्स बनाए। ठीक है, और आपकी ना एक बहुत बड़ी कमी है कि आप वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।